हेलो दोस्तों। आ, आज मैं प्रकाश पढ़ाऊंगा। प्रकाश तो वैसे कई बार पढ़ाया था, तो आज मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि और मैं बताने की कोशिश करूंगा कुछ विजुअलाइजेशन के माध्यम से कि मैं आखिर प्रकाश को और बेटर कितना बढ़िया पढ़ा सकता हूँ। मैं कुछ पीपीटी तो नहीं लाया हूँ, लेकिन जीआईएफ लाया हूँ। उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये आप एक ये जीआईएफ देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं, ये प्रकाश है। और जब प्रकाश यहाँ पे, ये आपका ये आपका प्रिज्म है। सॉरी, ये आपका प्रिज्म है। ये चल काहे नहीं रहा है? ये वीडियो पे नहीं चलेगा क्या? आप ये जीआईएफ देख सकते हैं। जब यहां से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं तो कई रंगों में डिवाइड हो जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये फिगर के माध्यम से। कई रंगों में डिवाइड होने के पीछे कारण क्या है, ये सारी चीजें हम सब समझेंगे। और इस फिगर से आपको एक चीजें तो समझ में आ गई होंगी कि प्रकाश कोई कण नहीं है। यहाँ पे जो बात हो रही है, प्रकाश एक तरंग के रूप में कार्य करता है। तो प्रकाश की परिभाषा ही है, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग है? वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। ध्यान से समझ लेना, मैं कितना बोला हूं। तीन चल काहे नहीं रही है ये? चलो ठीक है, मैं फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ होती है। आप इस फिगर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि प्रकाश जो यहाँ पे चल रही है, तो ये सब तरंग के रूप में चल रही है। तो प्रकाश एक तरंग है जो वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। वैद्युत और चुंबकीय तरंग क्यों बोला हूं, उसकी परिभाषा क्या होगी, सारी चीजें मैं यहाँ पे एकदम डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है। सो आप इस चीज को समझ लेना कि जब प्रिज्म पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो इसमें ना ये 7 रंगों में भी व्यक्त हो जाती है। जैसा कि आप ये लास्ट में देख रहे होंगे, सब अलग आ रहा है। वैगनी सबसे नीचे आएगा, वैजानी पी नाला, और जो रेड है सबसे ऊपर आएगा। ठीक है। और उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये देखना, जो वैगनी है सबसे नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि इसका झुकाव ज्यादा हो जाता है। ज्यादा क्यों झुकाव होता है? क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है। इसकी स्पीड से क्या संबंध है? जब इसकी स्पीड कम होगी तो इसका वेवलेंथ कम होगा। जब वेवलेंथ कम होगा तो ये झुकाव ज्यादा हो जाएगा। और लाल रंग के प्रकाश की स्पीड अधिक होती है, वेवलेंथ भी अधिक होता है, तो जिसके कारण झुकाव होना कम हो जाता है। सबसे कम जो झुकता है वो लाल रंग झुकता है। प्रकीर्णन भी सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। किस सेंस में होता है, सारी चीजें हम सब डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। ये पहली फिगर है जो ये बताने की कोशिश कर रही है। सिर्फ इस फिगर से बस इतना समझो कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। ठीक है। कौन से तरंग के रूप में? तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। प्रकाश है क्या? प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। खुद तो दिखाई नहीं देती, लेकिन अपने उपस्थिति में हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। प्रकाश कहलाती है। प्रकाश की चाल जो होती है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ अर्थात 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है प्रकाश। अब नेक्स्ट फिगर से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको,
इस फिगर से आप देख सकते हैं प्रकाश जो है ना कण के रूप में आ रही है, और जब कण के रूप में आ रही है तो आप देखेंगे वैगनी सबसे नीचे है, लाल सबसे ऊपर है, उसके बाद जो है जामुनी, वैजानी, पीनाला। उस संदर्भ में आप ये क्रम देख सकते हो, सबसे ऊपर रेड है, फिर येलो है, वैजानी, पीनाला। तो उस क्रम को आप एकदम अच्छे से देख सकते हो। और इसमें सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगा कि जब श्वेत प्रकाश का मतलब होता है व्हाइट प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरणों को जब हम सब प्रिज्म पे डालते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। एक फिगर में तो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि प्रकाश तरंग है, और दूसरे फिगर में ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि प्रकाश कण है। अब यही दोहरा चरित्र है इसका, प्रकाश ना ही कण है ना ही तरंग है। मैं किस बेस पे बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक जब वैज्ञानिकों ने इसको कण के रूप में देखा तो कण जैसा व्यवहार कर रहा था, जब तरंग के रूप में देखा तो तरंग जैसा व्यवहार कर रहा था। तो वैज्ञानिकों ने फाइनली ये बोला कि डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, अर्थात प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। ठीक है, और आगे चल के जब आप पढ़ोगे 12th में तो आपको यह समझाया जाएगा कि डुअल नेचर ऑफ लाइट के पीछे ये रीजन है कि प्रकाश कण के रूप में है लेकिन वो तरंग जैसा चलता है कण लेकिन चलता है तरंग के रूप में। ठीक है, वो आगे की कहानी है। और अब मैं थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करता हूं कि तरंग क्या है। तरंग भौतिक माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है। विक्षोभ का मतलब एक हलचल है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है। जैसे पानी है, पानी में जब कोई 2 बॉल लेके जो है उस पे से हिट करता है तो आप देखोगे एक हलचल उत्पन्न होती है। इस हलचल को ही हम सब तरंग कहते हैं। अब ये तरंग जो होती है ना, अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज किया गया कि जो पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अर्थात अणु समझ लो या परमाणु समझ लो, तो ये अणु है। जब ये अणुओं में हलचल होता है तो ये जो पैटर्न बनता है इसी को बोलते हैं तरंग। इसी को क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। तो तरंग क्या है, भौतिक माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ। और ये जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये ऊपर की तरफ, इसको श्रृंग बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ धस रहा है इसको बोलते हैं गर्त। एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेवलेंथ। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट में हम सब आते हैं, जो मैं अभी बता रहा था कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग अर्थात एक जो तरंग दिख रही है रेड वाली, वो दर्शा रही है वैद्युत को, सॉरी रेड वाली जो दिखा रही है, देख रहे हो ना, ये रेड बी 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 फॉर हो गया आपका मैग्नेटिक, ई फॉर हो गया इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग। ये जो लाल दिख रही है ना, ये सांप जैसे चलता है, एक ऐसे ऊपर नीचे चलता है और एक ऐसे दाएं बाएं, जैसे ये एक ऊपर नीचे एक ये दाएं बाएं ऐसे चल रहा है। तो इसमें दोनों होती हैं, इसीलिए इसको हम सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्यों बोला गया कि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? जब इसकी हरकतें देखी गई, जब इसकी हरकतें देखी गई तो हमें यह दिखा कि प्रकाश एक, कहां गया, ये देखो, ये देख रहे हो, ये तरंग जैसा व्यवहार कर रहा है। जब तरंग जैसा व्यवहार कर रहा है, फिर आगे स्टेप में आप देखोगे कण जैसा व्यवहार कर रहा है। तो अगर ये सवाल फिर पैदा होता है, उत्पन्न होता है कि अगर ये कण जैसा है, ये तरंग जैसा है, और कण और तरंग में अंतर क्या है?
तो ये जो कण ही है जो तरंग के रूप में चलती हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा ब्रीफ में जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना जान जाओ कि प्रकाश एक तरंग है जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जो है गति करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड में ई जो ऊपर से नीचे आ रही है ब्लू कलर का, ये ये चुंबकीय तरंग है, वैद्युत तरंग है। और जो बी जो ऐसे ऐसे चल रहा है, ये चुंबकीय तरंग है। तो वैद्युत और चुंबकीय दोनों तरंगे मिलकर वैद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करती हैं, जिसे हम सब वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो तरंग होती है ना, वो हलचल है, डिस्टरबेंस है एनर्जी, लेकिन वो डिस्टरबेंस है। लेकिन अगर मीडियम होगा तब तो डिस्टरबेंस होगा ना। आप देखोगे पृथ्वी के कुछ ऊपर बाद जो है निर्वात है, वैक्यूम है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो वहां से प्रकाश आ कैसे रही है? अगर तरंग है तो कैसे आ रही है? तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये तरंग तो है लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए प्रकाश हमारा निर्वात में भी चल के आ जा रहा है। ध्यान से समझ लो। पहले बोल दिया गया कि कण है, फिर बाद में बोला गया कि जब उसका गुण का अध्ययन किया गया तो तरंग वाला भी गुण दिख रहा था। जब तरंग वाला गुण दिख रहा था तो लोगों के दिमाग में आया तरंग को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तरंग की परिभाषा क्या? भौतिक माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ। जब माध्यम होगा, डिस्टरबेंस होगी, तभी तो तरंग बनेगा। और उसकी प्रकाश जो आती है ना, ये निर्वात से होकर आती है, मतलब जहां पे कुछ नहीं है। जब भौतिक माध्यम ही नहीं है तो हलचल नहीं होगा, जब हलचल नहीं होगा तो तरंग कहां से हो रहा है? तो इसलिए बताया गया कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम सब चलते हैं। अब तरंग को हम सब अच्छे से समझते हैं। तरंग भौतिक माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है। मैं भौतिक माध्यम में दिखा दिया था। तरंगे दो तरह से होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एक अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग। और इन दोनों तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी, और निर्वात में माध्यम नहीं है। ठीक है, अब इसीलिए जब आप देखोगे कि अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वहां पर, तो इशारे में बात करते हैं, क्योंकि वो कुछ बोलेंगे ना तो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे भौतिक माध्यम है ही नहीं। जब भौतिक माध्यम है तो डिस्टरबेंस नहीं होगा, जब डिस्टरबेंस नहीं होगा तो उनकी आवाज जो कि साउंड वेव मानी जाती है वो कैसे ट्रांसफर होगी? ठीक है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगा? तो इसलिए जो है ट्रांसफर होने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, और ऊपर माध्यम नहीं है तो वहां पे हम कुछ भी चिल्लाएं, कुछ भी बोले, कोई नहीं सुन पाएगा। ठीक है, जैसे चलेगा कि एक म्यूट फिगर चल रही है, पिक्चर चल रही है, सॉरी फिगर नहीं पिक्चर। नेक्स्ट जो है, कुछ लोगों ने ये अनुमान लगाया कि प्रकाश ऐसे चलता है, और इसी को नाम दिया गया फोटान। ये एक ऊर्जा के रूप में चलती है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और कुछ लोगों ने बताया कि यह एक विकिरण ऊर्जा है जो अपने साथ में हीट एनर्जी को भी लेके चलती है। ये इसको तुम चाहे कण समझो, चाहे तरंग समझो, या एक कण ही है जो तरंग के रूप में चल रहा है। देखने में इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो जैसे ये जल है, ये शांत जल है, लेकिन जब इसमें कोई भी आप पिंड फेंकते हो तो जो इसमें हलचल उत्पन्न होती है उसी का नाम दिया गया तरंग। तरंग बिना बार बार बोल रहा हूं, हजार बार बोल रहा हूं कि तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम सब आगे आते हैं। ये चल नहीं रहा है, नहीं चलेगा क्या? चलो ये देखो, थोड़ा सा तरंग को बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आगे चल रहा हूं। जब कोई भी साउंड या आवाज निकलती है
तो उसमें ना एक वाइब्रेशन होती है, विदाउट वाइब्रेशन कभी भी साउंड उत्पन्न नहीं हो सकती। बिना वाइब्रेशन का, बिना झंझनाहट का कोई भी साउंड उत्पन्न नहीं हो सकती। जो मैं बोल रहा हूं तो आप गले पे लगा के देखोगे, यहाँ पे एक झंझनाहट सा महसूस होता है। अगर ये झंझनाहट ना हो तो आवाज ना निकले। ठीक है, तो वही है कि एक U4 है। अब इसको जो है हम सब जब गत्ते पे ऐसे रख, मतलब ऐसे हिट करके जो है पास में लाते हैं, पानी के पास में लाते हैं, तो पानी जो है कूदने लगता है। वो साउंड वेव के कारण होता है। तो जो साउंड वेव में होती है, जब ये हलचल की जो ये तरंगे हैं जब पास पास होती हैं तो इसको कंप्रेशन बोला गया। जब ये दूर दूर हो जाती है तो इसको रेयर फ्रिक्शन बोला गया। देखो ये दूर दूर है तो रेयर फ्रिक्शन, अगर पास पास से आती है तो कंप्रेशन होती है। रेयर फ्रिक्शन और कंप्रेशन। और ये देख रहे हो ना, ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके कारण ये उत्पन्न होती है। तो अब हम सब नेक्स्ट आते हैं अपने चैप्टर पे। प्रकाश पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है प्रकाश क्या है, तो मैं प्रकाश को एक बार फिर से डिटेल में बता देना चाहता हूं। ये मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूं, चलो अच्छा मैं अब लिख पाऊंगा। प्रकाश, अरे अब क्या हुआ? प्रकाश ये हो क्यों नहीं रहा है यार? अभी तो लिखा गया था। अच्छा पतला नहीं चलेगा, मोटा चलेगा नहीं? फिर नहीं चल रहा। हम्म, प्रकाश, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? तो विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा है। किसके रूप में चलती है? तो तरंग के रूप में चलती है। कौन सा तरंग? वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, के रूप में। ठीक है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है, जो तरंग के रूप में चलती है। कौन सी तरंग? वैद्युत चुंबकीय तरंग। मैं उसको अभी बताया था कि वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, जिसकी स्पीड जो होती है ना, स्पीड, जो स्पीड होती 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, और प्रकाश ये स्वयं दिखाई नहीं देती, यह स्वयं दिखाई नहीं देती, नहीं देती। देती हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है, ये सहायता करती है, प्रदान करती है, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम सब थोड़ा सा ना एक नेक्स्ट चौथा पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम सब यहाँ पे आते हैं और इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे।
ये छोटे पे चल नहीं रहा यार। हम्म हम्म चलो ठीक है, ये आप फिगर थोड़ा सा देख सकते हो, सॉरी थोड़ी सी समस्या है। हम्म ये ये है कांच है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कांच को 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये जो पहला है ना, डाई इलेक्ट्रिक कोटिंग बोलते हैं, और ये जो इस साइड है ना, इसको लाइट जब इधर से डालते हैं हम सब, और ये आपका ग्लास है। तो इसको हम सब थोड़ा सा एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये आपके पास कोई एक कांच है, ठीक है, बड़ा सा कोई एक कांच है आपके पास, ऐसा समझो ये कांच है। अगर मैं इसको मिरर बनाना चाहूं, अगर मैं इसको मिरर बनाना चाहूं, तो मैं इसको मिरर कैसे बना पाऊंगा? इसको अगर मैं मिरर बनाना चाहूं तो कैसे मिरर बना पाऊंगा? इस चीज को, मिरर का मतलब है दर्पण। अगर मैं एक दर्पण बनाना चाहूं, दर्पण, दर्पण को बोलते हैं मिरर। ये कांच है, अब ये ऐसा कांच है कि आप इसको आर पार देख सकते हो। अगर मैं इसको अगर दर्पण बनाना चाहूं जिसमें मैं अपनी पूरी शक्ल देख लूं अच्छे से, ठीक है, तो मैं इसको कैसे बना सकता हूं? तो इसमें पहले क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक कोटिंग होती है। डाई इलेक्ट्रिक कोटिंग क्या होती है, तो जो आपके सिलेबस में, मैं उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले ना इस पे जो है पॉलिश करना होगा। किसकी पॉलिश करोगे आप? पारे की या चांदी की। चांदी या पारे की क्या करोगे आप? पॉलिश करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रेड ऑक्साइड का पेंट करनी होगी, लेप लगाना होगा। दूसरा क्या होगा, ये तो पहला हो गया, और दूसरा क्या होगा, लाल ऑक्साइड का, लाल ऑक्साइड का पेंट, लाल ऑक्साइड का पेंट आपको करना होगा। जब लाल ऑक्साइड का पेंट कर दोगे तब आपका चेहरा दिखेगा। अब सोचो कि सिर्फ लाल ऑक्साइड लगा दिया जाए, अर्थात एक सिर्फ पीछे की तरफ पेंट कर दो और आपका उसमें शक्ल दिखने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक कोई साधारण सा कांच लेना जिसको आप आर पार देख सकते हो, आप उसके एक तरफ पेंट करोगे तो दूसरी तरफ आपका चेहरा नहीं दिखेगा, बल्कि वही कलर दिखेगा जिस कलर का आप पेंट करते हो। आपको अपनी शक्ल देखनी है, अर्थात अगर दर्पण देखना है, दर्पण बनाना है, तो सबसे पहले आपको पारे की या फिर चांदी का कलई करना होगा, पॉलिश करनी होगी। कलई का मतलब होता है पॉलिश करना होता है। उसके बाद आप लाल ऑक्साइड का लेप करोगे, और तब जाके आप एक मिरर को बना पाओगे। तो इसमें वही चीज दिया है, पहले ग्लास है, और ग्लास पे जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्टिंग, जैसे देखना, अब इसी पे क्या होगा कि ये जो एक लेयर जब बन गया इसमें जो है, तो ये जो लेयर बन गया है मोटा सा, इसको डाई इलेक्ट्रिक, इसको यही बोला ना, डाई इलेक्ट्रिक, इसको डाई इलेक्ट्रिक कोटिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक कोटिंग, ठीक है। उसके बाद जब यहां से आप प्रकाश डालोगे, तो यहां पे ना ये एक पतला सा लेयर देखोगे जो है, तो इसी पे ये टकराता है। तो जिस पे टकराता है इसको रिफ्लेक्टिंग मेटल बोलोगे। जो रिफ्लेक्टिंग मेटल होता है ना, दरअसल यही होता है
पारे या चांदी को ही क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग मेटल। तो ये तीन चीजें से मिलके बना होता है आपका मिरर। अगर मिरर बनेगा तो आप क्या बोलोगे? जो कोटिंग होती है, अर्थात लाल ऑक्साइड का जो आप पेंट करते हो उसको डाई इलेक्ट्रिक कोटिंग बोलेंगे। फिर उसके बाद जो ये आप पारे और चांदी की कलई करते हो आप उसको बोलोगे रिफ्लेक्टिंग मेटल। फिर उसके बाद जो कांच बचता है आप उसको बोलोगे साधारण सा ग्लास। ठीक है, ये मिरर बनेगा आपका। मिरर जो होती है ना तीन तरह से होती है। ये जो है ना एक समतल मिरर है, एक होती है समतल मिरर, दूसरा होता है गोली दर्पण, सॉरी समतल मिरर और स्फेरिकल मिरर। समतल समतल को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर और स्फेरिकल को हिंदी में बोलते हैं गोली दर्पण। तो सीधे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो दर्पण दो तरह से होती हैं। तो पहला यहां पे देख लेना, दर्पण दो तरह से होती है। पहला होगा समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा हो गया आपका गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है ना? तो गोलीय दर्पण आपका दो तरह से होती है। एक हो गया अवतल और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है। अब समतल दर्पण कैसे बनता है ये सारी चीजें तो मैं बता दिया हूं। अब मैं बताऊंगा कि गोलीय दर्पण कैसे बनता है। ठीक है, तो चलो हम सब चलते हैं। ये देखो, एक कोई समतल सा कांच है, तो उस पे पहले एक लेप कर दिया जाएगा जिसको हम सब बोलते हैं पालिश किया जाएगा। किससे पालिश करोगे आप? चांदी से करोगे या तो पारे की करोगे। उसके बाद जो है आप रेड ऑक्साइड का क्या करोगे? पेंट करोगे। अब हम सब आते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण बहुत आराम से समझना कि एक कांच का एक खोखला गोला होता है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा। ये कांच का एक खोखला गोला है। अगर मैं इसको दो भाग में काट दूं, अगर मैं इसको दो भाग में काट दूं, कुछ ऐसा, ठीक है ना? तो आप देखोगे ये कुछ कटोरे नुमा हो जाएगा। ठीक है, कटोरे नुमा हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया और अंदर की तरफ लेप कर दिया, तो आप देखोगे तो बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन होने लगता है। अब वही चीज है कि अगर मैं बाहर की तरफ पॉलिश करके पेंट कर दिया तो आपका ये अंदर की तरफ से क्या होने लगेगा? रिफ्लेक्शन होने लगेगा, परावर्तन होने लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं दबे हुए तल पे पॉलिश कर दूंगा तो ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा उत्तल दर्पण। अगर मैं बाहरी तल पे पॉलिश कर दिया और अंदर वाला तल परावर्तक तल हो तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा सा और हम सब डिटेल में समझते हैं। ये देख रहे हो, ये वही खोखले गोले का कटा भाग है। और ये जो होता है ना बड़ा सा गोला होता है, जैसे बड़ा से गोले का, ऐसे समझो कि ये कोई बड़ा सा गोला है। अगर मैं सिर्फ इतना वाला अगर मैं पार्ट काट दिया ऐसे करके तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ये छोटा सा पार्ट ये। और इस पे क्या हुआ कि ये ना अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया गया। मतलब जैसे देखना ये ऐसे दबा हुआ तल है ना, तो इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया गया। तो बाहरी तल क्या हो गया? परावर्तक तल हो गया।
तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तल। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ तल, दर्पण। ठीक है, उभरे हुए तल पे अगर परावर्तन होगा, दबे हुए तल पे अगर पालिश और कलई होगा, तो इसको हम सब बोलेंगे उत्तल दर्पण। और इसके इसी सेम ऐसे ही आप देख सकते हो, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि जैसे अब यही है कि कुछ इस प्रकार है, इसके बाहरी तल पे पालिश और कलई कर दिया जाए। जैसे कांच का एक बड़ा सा खोखला गोला है, इसका अगर कोई एक एक पार्ट एक काट दो, अगर काटने के बाद जो है आप देखोगे कुछ कुछ ऐसा मिलेगा आपको। तो इसके अगर बाहरी तल पे पालिश कर दिया जाए तो अंदर वाला तल जो है क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा, प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। तो इसको आप बोलोगे अवतल, अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसके बाहरी तल पे पालिश या कलई की जाए तथा दबे हुए तल से परावर्तन हो, आप उसको बोलोगे अवतल दर्पण। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब यही चीज आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार है। अगर प्रतिबिंब उल्टा दिखे, अगर प्रतिबिंब उल्टा दिखे, पास लाने पे अगर सीधा दिखे, तो आप सीधे शब्दों में कह देना कि यह अवतल है, अवतल दर्पण है। अगर प्रतिबिंब कभी भी उल्टा दिखे और पास लाने पे सीधा दिखे, तो आप क्या बोलोगे, अवतल दर्पण है। और इसमें 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल इमेज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सब आते हैं। अब देखो, पास लाने पे अगर बड़ा फिगर बनाए और सीधा बनाए तो वही होगा आपका कौन सा, अवतल होगा। लेकिन अगर हर एक कंडीशन में, अगर हर एक कंडीशन में अगर छोटा प्रतिबिंब बनाए और सीधा ही बनाए, तो उसको बोलोगे आप उत्तल दर्पण। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सब आते हैं प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब का बनना से पहले हम सब इसके कुछ नियम और कानून जान लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम सब प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। और इसके पहले हम सब थोड़ा सा एक डिफिनेशन है, इस चीज को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, और नहीं तो आप इस चीज को अधूरा महसूस करोगे, और मैं नहीं चाहता कि मैं पढ़ाऊं और आप अधूरे ज्ञान लो। हो क्यों नहीं रहा है? हम्म। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन त है भैया, और ये न है परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरती हैं, तो कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से सुन लेना, क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरती हैं,
तो कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कुछ निश्चित नियम में दो नियम हैं, ध्यान से समझना। कुछ निश्चित नियम में दो नियम है, वही प्रकाश के परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम होंगे। पहला क्या नियम है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि आपतित किरण इंसिडेंट रेज एंड परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक ही प्लेन में। ठीक है, इसको समझा रहे हैं। देखिए, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और ये जहां पे आने वाली किरण जिस बिंदु पे मिलती है इसको आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर तल के लंबवत खींचा गया एक काल्पनिक रेखा अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण आर कहते हैं। तो आई और आर आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दूसरा क्या नियम बोल रहा है कि आने वाली किरण तथा लौट कर जाने वाली किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तीनों एक ही तल में होने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे ये तीनों पेन है ना, आप जैसे देख रहे हो ना कि ये एक लाइन में होने चाहिए। जैसे आपको ये दिखेंगी कैसे, एक सेकेंड, ये अब एक लाइन में दिख रही होंगी। हाँ, अब देख रहे हो ना, एक लाइन में दिख रही, एक ही प्लेन में दिख रही है, तो इसको हम सब बोलेंगे एक ही प्लेन में है। अगर यही एक तो इधर कर दिया जाए तो आप देखोगे दो प्लेन बनाएंगी, एक ये प्लेन बनाएगा और एक ये प्लेन बनाएगा, ये दो प्लेन बनाएंगी। तो ये कहने का मतलब क्या है कि तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, कि अर्थात एक कागज हो तो उसमें उसी पे तीनों लाई करने चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होने चाहिए। जैसे एक कागज का पन्ना है ना, ये कागज के पन्ने में ही तीनों होने चाहिए, एकदम ऐसा सीधा रखा जाए तो ये दो प्लेन में डिवाइड ना हो, ठीक है ना, ऐसे ये सीधे हो, एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। चलो ठीक है, तो यही है। परावर्तन के नियम में क्या बोलोगे? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। यही परावर्तन का नियम है। और परावर्तन की परिभाषा तो जस्ट मैं अभी बता ही चुका हूं आपको, ठीक है। अब हम सब थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो अब हम सब थोड़ा सा समझते हैं और सारी कहानियों को अब थोड़ा सा ब्रीफ में ले जाने की कोशिश करेंगे, और अब आपको यहां से मजा आएगा। ठीक है, तो हम सब पढ़ेंगे क्या? दर्पण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दर्पण में अभी हमने देखा कि दर्पण को कुछ इस तरह से हम सब रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बाहर की तरफ पालिश कर दूंगा तो अंदर का तल परावर्तक तल हो जाएगा। तो इसके मध्य बिंदु से एक ऐसी रेखा खींचेंगे, और ये भी क्या होगा, अंदर की तरफ पालिश कर दूंगा तो, और इसके मध्य बिंदु से एक रेखा खींचूंगा तो ये बाहर का तल परावर्तक तल होगा। तो आप देखना, प्रकाश की किरणें सदैव लेफ्ट से राइट की तरफ डाली जाती हैं। तो इसलिए वस्तु जब भी होगा, ये ओ डैश, ओ डैश जब भी होगा वो राइट साइड में होगा, ठीक है। अब देखना, अब ये जिस गोले का एक भाग होता है, जैसे ये ना जो मैं बताया हूं कि एक कटा हुआ गोले का एक भाग होता है ना, इस जिस गोले का एक कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान से समझ लेना, मैं क्यों वक्रता केंद्र बोल रहा हूं, क्योंकि यह एक वक्र के कारण है। जैसे ये कोई दर्पण है और ये दर्पण बन रहा है, तो ये पूरा ये गोला का कटा भाग होगा तभी तो ये दर्पण बन रहा है।
तो इसका जो केंद्र होगा ना वो वक्रता, वक्रता मतलब ये वक्र सिर्फ है, ये पूरा गोला नहीं है। इस वक्र का जो केंद्र होगा इसी को हम सब बोलेंगे वक्रता केंद्र। और अब इसके देखना, इसके मध्य बिंदु को हम सब बोलेंगे ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम सब क्या बोलते हैं? ध्रुव। और ध्रुव को दर्शाते हैं P से, तो ये भी आपका ध्रुव हो जाएगा और इसको दर्शाएंगे P से। और ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और जिसको कैपिटल R से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाएंगे? कैपिटल R से। कर्वेचर ऑफ रेडियस, रेडियस आप कर्वेचर या कर्वेचर आप रेडियस आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यही है। तो यहाँ पे आपका हो गया वक्रता केंद्र, और इसका वक्रता केंद्र यहाँ होगा। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक मध्य बिंदु होता है F, जिसको बोलते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। तो इसमें आपको कुछ डिफिनेशन है जिसको आपको समझना है। तो पहला जो समझना है वो ध्रुव समझना है, दूसरा जो समझना है वो समझना है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तीसरा समझना है वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या। चौथा जो समझना है आपको वो फोकस समझना है, मुख्य फोकस। पांचवा जो आपको समझना है दर्पण का द्वारक। द्वारक, ये 5 पॉइंट आपको समझना है। और उसके बाद फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है, ये समझना है। पहले हम सब ध्रुव समझते हैं। ये जो दर्पण बनाया गया है ना, ये जो आपका दर्पण बना है, अब हम सब थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये जो दर्पण बना है आपका, ये जो दर्पण बना है इसका मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव होता है, जिसको P से दर्शाते हैं ना। दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। दूसरा क्या है? वक्रता केंद्र। दर्पण जिस, जैसे देखना अभी ये गोला था, तो गोले को काट के हम सब तो यही देखना, ये कटा हुआ भाग यही इतना बस, तो इसको हम सब वक्रता बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या है? अब इस पूरे का केंद्र ही वक्र का केंद्र होगा। तो यही है कि दर्पण जिस खोखले गोले का कटा एक भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसको हम सब C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, इसकी दो तरीके से परिभाषा हम कर सकते हैं। पहला तो यह है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दूसरा, अभी हम सब आगे समझेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को हम सब मुख्य फोकस कहते हैं। उसके बाद आपका है दर्पण का द्वारक। दर्पण का देखना यही है कि दर्पण का द्वारक जो होता है ना, ये और ये, जहां से प्रकाश प्रवेश करती है दर्पण पर, वही दर्पण का द्वारक होता है। ये जो मैं डॉटेड दिखाया हूं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हम सब चलते हैं फोकस दूरी। ध्रुव से वक्रता केंद्र, सॉरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं इसकी डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी, परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम सब अब चलते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के
नियम। प्रतिबिंब बनने के वैसे 3 नियम हैं। अब उस चीज को समझना, हम दोनों में देखेंगे। CFP, ये हो गया CFP और यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई हो। पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से समझ लेना। C से जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। जैसे अगर ये C से प्रकाश की कोई किरण जाए, ये C से कोई प्रकाश की किरण जाएगा तो ये जिस दिशा में जा रहा है परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। और इसमें क्या होगा, C की तरफ जाती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। ठीक है, ये पहला नियम है। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये प्रतीत क्यों है, क्योंकि भैया उधर कुछ नहीं है, दर्पण तो इधर है, प्रतिबिंब तो इधर बनाएगा, तो उधर महसूस होता है, सिर्फ एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम सब चलते हैं। तो दूसरा जो इसका है, दूसरा जो दूसरा क्या है, F से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अर्थात देखना, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। सॉरी, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम सेम इसी का उल्टा होता है कि समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें किसके, मुख्य अक्ष के। इसको आप मुख्य अक्ष कहते हो, ये जो लाइन है ना भैया, इसको मुख्य अक्ष बोलते हो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलती हैं। इसमें भी वही देख लो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसमें 3 नियम है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। दूसरा क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सेम इसी का उल्टा कर दो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। आज की क्लास हम सब यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट डे लिया जाएगा और ऐसे डिटेल चर्चा होगी। सारी परिभाषाएं आप सब पॉज करके वीडियो लिख लेना है। मैं पढ़ाते पढ़ाते एकदम एग्जैक्ट परिभाषाएं बोलता हूं, जो आप समझ रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।